Hello, welcome to my YouTube study channel at Siddharth Gupta Foundation classes. Yesterday we have discussed, in the previous lecture we have discussed about the Security Council, the composition and functions of the Security Council. Today we will discuss about the last organ of the United Nations organization which is in the syllabus, that is International Court of Justice. जैसे कि मैंने बताया था कि जनरल असेंबली एक हमारे पार्लियामेंट की तरह वर्क करती है, उसी तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल हमारे मिनिस्टर की तरह वर्क करती है, जैसे हमारे पीएनआई मिनिस्टर वगैरह एंड कैबिनेट मिनिस्टर वर्क करते हैं। और थर्ड ऑर्गन हमारी जो है, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो थर्ड ऑर्गन हमारी जो होती है जुडिशरी होती है, यानी कि जज होती है। तो इसी तरीके से वर्ल्ड लेवल पर जो जजेस जो कोर्ट होती हैं उसे कहते हैं हम द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो वर्क हमारी कोर्ट्स का हमारे कंट्री में रहता है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का, उसी तरीके से हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो वर्क होता है वो वर्ल्ड लेवल पर रहता है। तो कंपोजिशन क्या है? जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम 30 जजेस होने चाहिए, इसी तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारे 15 जजेस जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। और ये जो 15 जजेस होते हैं ये 9 ईयर्स के लिए, 9 साल के लिए जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। और इसमें एक एक्स्ट्रा बात है कि हर 3 साल में जो है वो 1/3 रिटायर हो जाते हैं, और ये अलग अलग कंट्रीज से जो है वो इलेक्ट होते हैं। तो कंपोजिशन क्या हो गया? जैसे कि मैंने बताया था, कंपोजिशन जनरल असेंबली का क्या है, जितने भी मेंबर्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर्स हैं वो जनरल असेंबली के भी मेंबर हैं, वो उनका कंपोजिशन है। उतने ही लोग जनरल असेंबली के मेंबर्स होंगे। फिर सिक्योरिटी काउंसिल में मैंने बताया था कि 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। वो कंपोजिशन हो गया सिक्योरिटी काउंसिल का। और थर्ड अब आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कंपोजिशन। तो मैंने बताया कि इसके अंदर हमारे 15 जजेस होते हैं, जो कि 9 ईयर्स के लिए, 9 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं अलग अलग कंट्रीज से। अब हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? हॉग में। अब बात आती है फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। तो फंक्शंस क्या है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के? जिस तरीके से हमारी जो कोर्ट होती है वो पहले कोशिश करती है, अगर मान लो प्रेसिडेंट को अगर कोई एडवाइस चाहिए तो वो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से मांग सकते हैं। इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन्स जो हैं वो सुप्रीम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जो है वो एडवाइस मांग सकती हैं। तो किसी को भी सलाह देना, एडवाइस करना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक कार्य है, एक फंक्शन है। सेकंड पॉइंट है टू सेटल डिस्प्यूट्स ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। जैसे कि हमारे इंडिया में भी आपने पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर कोई भी ऐसा झगड़ा हो जहाँ पर ये बात हो कि कानून जो है वो इंटरप्रेट किया जा रहा हो, जहाँ पे कानून का दूसरा मतलब निकाला जा रहा हो, तोड़ मरोड़ के कुछ बात कुछ और लिखी है और उसे पेश किसी और ढंग से किया जा रहा है, तो ऐसे इंटरप्रिटेशन के लिए जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो वर्क करती है और ऐसे झगड़े को सुलझाती है, उसका सही मतलब बता करके, उस लॉ का जो वास्तविकता में वो लॉ है उसी का मतलब बता करके। जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी लॉज होंगे उनको कोडिफाई करना, उनको बताना, उनकी सुरक्षा करना जो है वो क्या है, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वर्क है, उसका फंक्शन है। और जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, यूएन की जितनी भी ऑर्गन्स हैं या मेंबर्स हैं, वो कोर्ट के द्वारा किए गए फैसले को मानने के लिए मजबूर हैं, बाध्य हैं। यानी कि जिस तरीके से हमारी अगर कोर्ट किसी को सज़ा सुना देती है या कोई भी फ़ैसला लेती है, तो हमारे देश जो है वो उस सुप्रीम कोर्ट के उस लॉ को, उस डिसीज़न को मानने के लिए
कम्प्लीटली बाउंड है। इसी तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जितने भी मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो जो है डिसीज़न जो भी कोर्ट लेगा उसको मानने के लिए बाउंड है। ये तो हो गए फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब हमारा एक टॉपिक स्टार्टिंग का बचा था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन। हमने सब यानी कि आखिर जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हम जो बना रहे हैं, जो बनाई है 24 अक्टूबर 1945 को जब चार्टर रखा गया था 5 परमानेंट मेंबर्स का, उसी दिन को हमने जो 24 अक्टूबर 1945 को जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की है, उसका इस्टेब्लिशमेंट किया है, और उसे 24 अक्टूबर को हम जो है हर साल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। आखिर उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके एम्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो सीधी सी बात है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को में इतनी ज़्यादा त्रासदी हुई थी, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, इतना डिस्ट्रॉय हुआ था, इतना लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ employment, price crisis, and all over there is destruction only. To avoid that, to stop that, उसको रोकने के लिए जो है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया गया था। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, शांति बनाए रखना और सुरक्षित रखना उन देशों को जो देश कमज़ोर हैं या जिनके ऊपर अत्याचार करे कोई। दूसरा, टू प्रिवेंट फ्यूचर वॉर्स, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर से सारी दुनिया परेशान हो गई थी। यहाँ तक कि 1942 में ही जो है हमारा जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के और जो इंग्लैंड के, उन्होंने ही आपस में जो है एक वॉशिंगटन डिक्लेरेशन में जो है वो बात करी थी कि अब हमें युद्ध को रोक देना चाहिए। अब कोई भी देश किसी भी देश को अपना गुलाम देश नहीं बनाएगा। इसके ऊपर जो है वो शर्तें हुई थी, ट्रीटीज़ हुई थी, संधियाँ की गई थी। तो इन फ्यूचर वॉर्स को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। तो दूसरा एम हो गया उसका, टू प्रिवेंट फ्यूचर वॉर्स। तीसरा, आपस में जो दो देश, जैसे कि पहले जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में चलता था, फिर रशिया और अमेरिका के बीच में चलने लगा, तो आपस में जो दो देश जब एक दूसरे के दुश्मन होने लगते हैं, फिर उनका साथ देने लगते हैं, तभी वॉर होता है, वर्ल्ड वॉर होता है। तो आपस में फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखना नेशंस के बीच में, ये थर्ड एम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। फिर मेन जो चीज़ थी वो ये थी, हमारी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो हैं, जो लोगों को अधिकार दिए गए हैं, जैसे हमारे इंडिया में अधिकार दिए जाते हैं फंडामेंटल राइट्स के नाम पर, राइट टू स्पीच, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम। तो इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया पे, पृथ्वी पे रहने वाले हर एक मनुष्य को अधिकार दिया गया और उन अधिकारों को बोला गया ह्यूमन राइट्स। तो किसी का भी मानव अधिकार का उल्लंघन ना हो। किसी भी देश के नागरिक को, वो अगर गरीब देश का है या पिछड़े वर्ग का है या उसका लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं है, तो उसके लिविंग स्टैंडर्ड को प्रमोट करना, उसकी रिस्पेक्ट करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक या मानवता को लेकर के अगर कोई भी परेशानी होती है तो उन परेशानी को सुलझाना ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है। उसके बाद आता है टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ। जैसे कि साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ जो हैं, वहाँ पर लोग जो हैं वो जो जंगलों में रहने वाले हैं, बहुत उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन है। यहाँ तक कि उन लोगों को प्रॉपर डाइट्स भी नहीं मिलती। वो लोग ज़्यादातर क्वाशोरकोर का कुपोषण का शिकार होते हैं। तो ऐसे देशों में पैसा देना और जो है उनके स्टैंडर्ड को, लिविंग स्टैंडर्ड को
बढ़ाना, उसको इम्प्रूव करना, उसे बेटर करना, उनका प्रोग्रेस करना भी एक उद्देश्य है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस तरीके से ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। तो यहाँ पर ये चैप्टर ओवर होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, ये तो ऑर्गन्स थी, अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी इससे रिलेटेड थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन वाज द टर्म यूनाइटेड नेशन फर्स्ट यूज्ड एंड हु थॉट ऑफ इट? किसने सोचा उसके बारे में? तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन के बारे में जो है वो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने सोचा। और सबसे पहले मैंने बताया था जो वॉशिंगटन डिक्लेरेशन में 1 जनवरी 1942 को जो है वो यूज़ किया गया, यानी कि वॉशिंगटन डिक्लेरेशन ये चीज़ थी कि यहाँ पर जो है वो सब अब जिन्होंने भी अपने देश अलग दूसरे देशों को गुलाम बना रखा है उनको आज़ाद कर देना और वहाँ पर डेमोक्रेसी लाना ही जो है वॉशिंगटन डिक्लेरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ओरिजिनल मेंबर्स वर देयर इन द यूएन? नेम द कंट्री हु साइन द चार्टर लेटर बट एक्सेप्टेड एज एन ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनली जो है शुरुआत में जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो थे 50 मेंबर्स थे, और बाद में जो है जब पोलैंड उस समय गुलाम देश था, जब वो फ्री हो गया तो उसने साइन किया, तो पोलैंड को भी ओरिजिनल मेंबर मान लिया गया। 24 अक्टूबर को हम यूएन डे मनाते हैं, क्यों? क्योंकि इस दिन जो है 5 परमानेंट मेंबर्स यानी कि फ्रांस, रशिया, चाइना, ब्रिटेन और अमेरिका का चार्टर रखा गया था, इस दिन लागू हुआ था। तो उसी ही दिन से 24 अक्टूबर 1945 को यूएन डे भी सेलिब्रेट किया जाने लगा। यूएन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो यूएन का हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में, और मैंने बताया था यूरोपियन हेडक्वार्टर जो यूएन का है वो जिनेवा में है। यूएन फ्लैग को डिस्क्राइब करना, तो लाइट ब्लू यूएन फ्लैग पर एक पोलर मैप पड़ा हुआ है वर्ल्ड का, जो कि वाइट कलर में होता है, और यूएन एम्ब्लेम बना हुआ है वाइट कलर में। लैंग्वेजेस क्या होंगी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की? व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस? तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस वही हैं जो जीतने वाले देशों की रही हैं। इसमें इंग्लिश, चाइनीज़, स्पेनिश, रशियन, फ्रेंच और अरेबिक भी शामिल है। नेम द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूएन, तो मैंने बताई थी कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द सिक्योरिटी काउंसिल, और जो दो तुम्हारे सिलेबस में नहीं हैं उनके नाम हैं द ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नेम द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स कौन हैं? तो वही हैं ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चाइना एंड रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ वीटो पावर? वीटो पावर क्या है? तो वीटो पावर इज़ द पावर टू से नो और रिजेक्ट अ रिजोल्यूशन इन द सिक्योरिटी काउंसिल। अगर सिक्योरिटी काउंसिल कोई रिजोल्यूशन पास करती है तो उसमें इन 5 परमानेंट मेंबर को ना कहने का अधिकार है, इसी को ही हम कहते हैं वीटो पावर। और वीटो पावर उन्हीं 5 परमानेंट मेंबर्स पे हैं जो हैं अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। हु हेड्स द सेक्रेटेरिएट? सेक्रेटेरिएट का हेड कौन है? तो सेक्रेटरी जनरल हेड होता है। कितने जज, हाउ मैनी जजेस आर देयर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो मैंने बताया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस होते हैं, और ये 9 ईयर्स के लिए जो है वो डिफरेंट कंट्री से इलेक्ट किए जाते हैं, और इसका हेडक्वार्टर है हॉग में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, शॉर्ट क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड थे। बाकी ये तुम्हारे जितने भी मैंने कराए हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे, और यही सिलेबस में है, इस चैप्टर में से इतना ही लर्न करना है। तो होप डैट कि आपको समझ में आ रहा होगा, और जो है इन वीडियोस को पूरा देखें, और जो है वो अपने इस टाइम को जो है बेनिफिशियली जो है वो यूटिलाइज़ करें अपनी पढ़ाई में, ताकि जब भी एग्ज़ाम स्कूल्स खुलें तो आपको ये पूरा कोर्स जो है वो लर्न हो, आगे लर्न करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, ऑल द बेस्ट।